नमस्कार जी, मेरा नाम सूर्यभूषण दुबे, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। आज हम डीसी मशीन का 5th लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम डीसी मशीन के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि डीसी मशीन कितने प्रकार की होती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डीसी मशीन, टाइप ऑफ डीसी मशीन। तो डीसी मशीन को हम लोग क्या करते हैं, इसको फील्ड के एक्साइटेशन के मेथड के अनुसार डीसी मशीन को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। मतलब डीसी मशीन को हम लोग फील्ड के अनुसार, मतलब उसको हम फील्ड को किस तरह, फील्ड वाइंडिंग को किस तरह से सप्लाई देंगे, उसके आधार पर हम डीसी मशीन को 2 भाग में डिवाइड किए हैं। एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन और दूसरा सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। अब बात करते हैं कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन क्या होता है। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, इस मशीन में फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सोर्स द्वारा फील्ड वाइंडिंग को इनर्जाइज किया जाता है। आपको पहले ही पता है कि डीसी मशीन में 2 तरह की वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग और दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। तो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में क्या होती है, ये फील्ड वाइंडिंग है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स से हम इसको क्या करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे। तो इस तरह के मशीन को हम लोग बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मशीन। अब बात करते हैं मोटर की बात करते हैं। मोटर में क्या होता है, हम डीसी सप्लाई देते हैं, तो डीसी सप्लाई ये गया, जिसको हम आर्मेचर करंट भी बोल सकते हैं, यहाँ पर लाइन करंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज जो आपका, ये टर्मिनल जो आपने सप्लाई दिया है वो VT है, तो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा VT इक्वल टू EB। एक्चुअल में जब इसको आप सप्लाई देते हैं तो इसमें एक बैक EMF जनरेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, EB। तो ये EB जनरेट हुआ, EB प्लस IA इंटू RA। इसके अंदर क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग शो नहीं करते फिगर में, लेकिन एक रेजिस्टेंस होता है। तो VT इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज और प्लस इसके अंदर रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा वोल्टेज, उसको IA इंटू RA। तो ये लिख सकते हैं VT इक्वल टू EB प्लस IA RA। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कितनी पावर गई, मतलब इनपुट पावर कितनी हुई। तो इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं, तो VT इंटू IA। तो VT इंटू ये IA जो इसके अंदर करंट जाएगी, उसको हम बोलते हैं इनपुट पावर। अब बात करते हैं, चूंकि ये मोटर है तो ये क्या करेगा, मैकेनिकल पावर डेवलप करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल पावर में। तो ये मैकेनिकल पावर इसके अंदर कितना डेवलप्ड होगा, शाफ्ट में, मतलब शाफ्ट से पहले जो इसके अंदर मैकेनिकल पावर होगी वो क्या होगी। तो अगर हम बात करें तो ये जो इनपुट पावर है, इसमें से अगर ये लॉसेज माइनस कर दे, कॉपर लॉसेज में माइनस कर दे आर्मेचर में, तो वो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल पावर हो जाएगा। तो यहाँ का VT इंटू IA माइनस IA स्क्वायर RA, तो IA अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, VT माइनस IA इंटू RA, ये हो जाएगा। VT माइनस IA इंटू RA को क्या बोल सकते, देखिए VT माइनस IA इंटू RA को यहाँ से क्या पाएंगे, EB पाएंगे, मतलब इस पूरे को क्या बोल सकते हैं, EB बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, तो जो इसके अंदर मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा वो क्या होगा, EB इंटू IA होगा। अब हम लोग बात करते हैं जनरेटर की बात करते हैं, वही भी सेपरेटली एक्साइटेड मशीन की बात कर रहे हैं। अब हम इसमें जो हम सप्लाई देंगे, अलग से इसको सप्लाई देंगे और इसको हम क्या करेंगे, किसी प्राइम मूवर से क्या करेंगे, मूव कराएंगे। तो जो आप मूव कराएंगे तो क्या होगा, इससे वोल्टेज जनरेट होगा, EG होगा। तो EG इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर ये आपका लोड है, इस लोड की, तो क्या होगा, EG इक्वल टू हो जाएगा VT, मतलब यहाँ टर्मिनल वोल्टेज जो आपका VT, जो लोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, और IA इंटू RA, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है IA इंटू RA हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपने इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप कितना होगा, इसके अंदर आपने पावर देखा, यहाँ पर EG पैदा हुआ था और यहाँ पर करंट निकला, IA निकला था। तो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड हो जाएगा। ये बात हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जो इसके अंदर पावर डेवलप्ड हुआ वो लोड को कितना ट्रांसफ़र होगा। तो पावर डिलीवर्ड टू इलेक्ट्रिकल लोड, तो ये जो इनपुट पावर था, मतलब जो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड हुआ था, अगर उसमें से हम इस आर्मेचर द्वारा कॉपर लॉस को क्या कर दें, माइनस कर दे, तो क्या हो जाएगा, वो पावर क्या होगा, लोड को डिलीवर्ड होगा। तो इसमें से अगर हम IA को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, EG माइनस IRA। और EG माइनस IRA को क्या बोलते हैं, VT बोलते हैं। जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोग
EG माइनस IA को जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, सेपरेटली एक्साइटेड DC मशीन की बात करते हैं। एक्चुअल में ये यूज कम होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है सेल्फ एक्साइटेड मशीन में ज़्यादा यूज किया जाता है, उसको कम यूज किया जाता है प्रैक्टिकली। बात करते हैं कि सेल्फ एक्साइटेड मशीन होती क्या है। तो जब फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर में इंड्यूस सप्लाई के द्वारा इनर्जाइज किया जाता है तो उसे सेल्फ एक्साइटेड मशीन कहते हैं। अभी हमने सेपरेटली में क्या पढ़ रहे थे कि फील्ड को हम लोग क्या करते हैं, अलग से सप्लाई देते हैं, लेकिन सेल्फ एक्साइटेड जैसा नाम भी है, सेल्फ मीन्स स्वयं, अपने आप पर निर्भर होना, तो इसको फील्ड को सप्लाई कौन देता है, मशीन के अंदर जो आर्मेचर में एनर्जी इंड्यूस होती उसी के द्वारा फील्ड को इनर्जाइज किया जाता है, इसलिए इसको सेल्फ एक्साइटेड मशीन कहते हैं। अब चूँकि आपको पता है DC मशीन 2 प्रकार की होती है, तो उसी में हम लोग लेकिन सेल्फ एक्साइटेड मशीन को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक है सीरीज एक्साइटेड मशीन, शंट एक्साइटेड मशीन और कंपाउंड एक्साइटेड मशीन। थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर आप लोग को कर दें, जो मशीन लिखा है ये मशीन AC मतलब मोटर और जनरेटर दोनों के लिए हम लोग बात करेंगे। मतलब यहाँ पर जो हम लोग स्टडी करेंगे जो DC मशीन की, एक बार मोटर की स्टडी करेंगे, दूसरी बार जनरेटर की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज एक्साइटेड मशीन की बात करेंगे। मतलब सीरीज एक्साइटेड मशीन की बात करेंगे तो एक बार सीरीज मोटर पढ़ेंगे और एक बार सीरीज जनरेटर पढ़ेंगे, ये दिमाग में होना चाहिए। अब बात करते हैं सीरीज एक्साइटेड मशीन। जब फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर की सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसे सीरीज एक्साइटेड मशीन कहते हैं। आपने देखा इस आर्मेचर के साथ ये जो वाइंडिंग को किस में हमने कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया। मतलब इस आर्मेचर के साथ जो फील्ड वाइंडिंग है किस में है, सीरीज में है, इसलिए इस मशीन को क्या बोलेंगे, सीरीज एक्साइटेड मशीन कहते हैं। यहाँ चूँकि सीरीज फील्ड का मान आर्मेचर करंट पर के मान पर निर्भर करता है, जो इसमें करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, आर्मेचर करंट होगा। तो इसलिए सीरीज फील्ड को करंट ऑपरेटेड फील्ड भी कहते हैं। मतलब इस फील्ड को सीरीज फील्ड तो बोलते हैं, इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है, करंट ऑपरेटेड फील्ड भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा सीरीज फील्ड का। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, कम होते हैं तथा मोटे तार का वायर का बना जाए। ये इसमें जो टर्न्स होंगे वो क्या होंगे, इसमें टर्न्स कम होंगे, लेकिन ये जो तार होगा क्या होगा, थिक मोटा होगा। अब ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जब आप इसको यहाँ पर कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो, तो कम से कम वोल्टेज ड्रॉप होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस कम होना पड़ेगा। और इसका रेजिस्टेंस कम होने के लिए इसका लंबाई क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, और एरिया क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसीलिए इसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं और ज़्यादा मोटे बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सीरीज एक्साइटेड मशीन में मोटर की बात करते हैं। अब बात करते हैं मोटर। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा इसमें ये IL मतलब लाइन करंट, सीरीज करंट मतलब फील्ड करंट सीरीज में, और आर्मेचर करंट, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे जैसे आप देख रहे हैं। अब यहाँ से जो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू जो होगा मोटर के लिए, चूँकि इधर से आप सप्लाई दे रहे हैं तो V2 इक्वल टू यहाँ का वोल्टेज अब प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और इसके अंदर रेजिस्टेंस में क्या वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल के बराबर। तो V2 इक्वल टू क्या होगा, EB प्लस IA ब्रैकेट में RA प्लस RSC हो जाएगा। थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, इसको हम लोग EB को बैक EMF क्यों बोलते हैं। आप देख रहे होंगे फिगर से कि EB का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। चूँकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए इसको बैक EMF बोलते हैं। और जनरेटर में क्या होगा, जनरेटर में जो EG पैदा होगा और करंट जो पैदा IA होगा, वो दोनों के डायरेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आप और सोचते होंगे कि हम इसको सीधा क्यों नहीं बनाए, ये जो वाइंडिंग थी यहाँ पर सीधी हमने ऐसे क्यों नहीं बनाया। इसका रीज़न ये है कि जो ये फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐसा दिखाया है कि सीरीज हो या शंट हो, कोई भी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में हमेशा ये 90 डिग्री मेंटेन रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इनपुट पावर कितना गया। आप देख सकते हैं VT इंटू IA, तो
तो यहाँ पर क्या होगा, IA बोले चाहे IL बोले सम सेम है, तो ये क्या होगा, ये इनपुट पावर होगा। अब इसके अंदर जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा वो क्या होगा, अगर आप जो इनपुट पावर दिए हैं उसमें दोनों का ये फील्ड रेजिस्टेंस में कॉपर लॉस और आर्मेचर रेजिस्टेंस में कॉपर लॉस को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल पावर डेवलप हो जाएगा। वही हमने किया है, ये इनपुट पावर था और इसमें हमने दोनों कॉपर, ये कॉपर लॉस आर्मेचर रेजिस्टेंस में और ये फील्ड रेजिस्टेंस में जो कॉपर लॉस को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ से क्या निकलेगा, इन दोनों में आप देखेंगे तो IA क्या हो गया, कॉमन हो गया, VT माइनस IA RA प्लस RSC। अब इसमें से अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, EB इंटू IA आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, जो इसके अंदर मैकेनिकल पावर डेवलप होगा वो क्या होगा, EB इंटू IA के बराबर होगा। तो अब बात करते हैं कि ये सीरीज मोटर कहाँ पर यूज किया जाएगा, तो जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है वहाँ पर सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, जो टार्क का फार्मूला होता है T इक्वल टू क्या होता है, K फाई I है। यहाँ पर जो फाई है वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है, IA पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, IA स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या, तो ये यहाँ पर यूज किया जाएगा जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, सीरीज मोटर यूज करेंगे। अब बात करते हैं सीरीज जनरेटर की बात करते हैं। जैसा सीरीज जनरेटर में क्या होता है, वोल्टेज खुद जनरेट होगा, इसलिए EG और IA का डायरेक्शन क्या है, सेम है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको स्पष्ट है कि जो ये IL है, IL ISC और IA क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से EG इक्वल टू होगा, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज जनरेट होगा वो किसके वोल्टेज बराबर होगा, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जिसको IA बोलेंगे, और प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मतलब IA इंटू RSC बोलेंगे। तो ये इसको ये फार्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर इसके अंदर डेवलप कितना हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पावर EG इंटू IA इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है VIA कास्ट थीटा, VI कास्ट थीटा, चूंकि कास्ट थीटा क्या है, हमेशा यहाँ पर 1 यूज होता है, तो यहाँ क्या होगा, EG इंटू IA हो जाएगा। अब बात करते हैं EG इंटू IA में, अब इसकी पावर, ये कितना पावर इसको क्या करेगा, डेवलप्ड, इसको डिलीवर्ड करेगा। तो इसको डिलीवर्ड कितना, अगर ये जो पावर इसके अंदर डेवलप्ड हुआ है, अगर ये कॉपर लॉस आर्मेचर रेजिस्टेंस का और फील्ड रेजिस्टेंस का कॉपर लॉस को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो वही पावर क्या हो जाएगा, लोड को डिलीवर्ड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं IA इंटू RA में, अगर हम तो यहाँ पर इन दोनों में IA क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, EG माइनस IA RA प्लस RSC हो गया। और जब आप इसको सॉल्व कर जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, VT इंटू IA आ जाएगा या VT इंटू IL आ जाएगा। तो मतलब यहाँ जो पावर डेवलप, यहाँ पर जो आएगा पावर लोड, ये वो क्या हो जाएगा, VT इंटू IA के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोड डिलीवर्ड होगा, हम लोड को इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर्ड होगा। अब बात करते हैं कि सीरीज जनरेटर को रेयरली यूज किया जाए, मतलब इसका प्रयोग क्या किया जाता है, बहुत कम किया जाता है, क्योंकि या आप जब इसको, इसमें वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, सबसे गंदा होता है, इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता है। लेकिन कभी कभी इसको बूस्टर की तरह यूज किया जाता है। आप सोचिए बूस्टर क्या होता है, जब ट्रांसमिशन लाइन को दूर तक भेजा जाता है तो क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में जब दूर तक भेजेंगे तो इस कंडक्टर में क्या होगा, I स्क्वायर R की वजह से कॉपर लॉस वोल्टेज इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू R की वजह से। तो यहाँ पर आपने 100 वोल्टेज भेजा तो यहाँ पर क्या होगा, पता चलेगा कि यहाँ पर 40 वोल्टेज गया, तो ये वोल्टेज क्या हो गया, ड्रॉप हो रहा है। तो इसको 100 के बराबर ले जाने के लिए क्या करेंगे, बूस्टर का प्रयोग करते हैं। तो सीरीज जनरेटर का यूज क्या किया जाता है, बूस्टर की तरफ प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस में अगर सप्लाई भेजना होता है तो भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में इसको सप्लाई भेजेंगे तो जैसे से वोल्टेज ड्रॉप होगा तो IA बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, ये फ्लक्स बढ़ेगा, और जो ये फ्लक्स है तो फ्लक्स बढ़ने से क्या होता है, EG का फार्मूला जो होता है वो K N∅ के प्रोपोर्शनल या इक्वल होता है। तो ये फाई बढ़ेगा तो EG बढ़ेगा, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो उसको क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। तो इसीलिए इसको कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस में अगर सप्लाई भेजनी होती तो भी प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं शंट एक्साइटेड मशीन की बात करते हैं। शंट एक्साइटेड में क्या होता है, जो फील्ड होता है उसको आर्मेचर के क्या किया जाए, पैरेलल जोड़ा जाता है।
जब फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उसे शंट एक्साइटेड मशीन कहते हैं। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं कि इस आर्मेचर में इसको क्या किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो ये शंट मशीन है। इसके अलावा आपने देखा चूंकि शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल होती है, आपने देखा दोनों क्या है, पैरेलल है, अतः शंट फील्ड वाइंडिंग के वोल्टेज का मान आर्मेचर वोल्टेज के बराबर होता है। अब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या है, सेम है। तो दोनों का जब वोल्टेज सेम है तो क्या होगा, तो इसलिए शंट फील्ड को वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड। और यहाँ पर जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है वो सीरीज मशीन के जस्ट अपोजिट होता है। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या थे, कम थे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज़्यादा है। वहाँ पर क्या था, मोटा वायर था, यहाँ पर क्या है, पतला वायर। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सारा वोल्टेज इसी के क्रॉस में होगा। अगर इसमें कम टर्न्स लगाएंगे, मोटे तार बनाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो सारा करंट किस में फ्लो हो जाएगा, इस फील्ड में बह जाएगा। इसलिए इसको रेजिस्टेंस हाई किया जाता है। हाई रेजिस्टेंस करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना पड़ेगा और पतले तार का बनाया जाएगा। अब इसका बात करते हैं, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, ये आपका VT है, मतलब VT अपॉन RSH से डिवाइड कर देंगे तो करंट निकल जाएगा। और यहाँ से IL इक्वल टू क्या निकल जाएगा, ISH प्लस IAR है। तो ये दो भाग में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और यहाँ से VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB प्लस IA इंटू आर है। तो VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB प्लस इसके का वोल्टेज IA इंटू आर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें इनपुट पावर कितना गया, इनपुट पावर आप देख रहे हैं VT इंटू IL, इसके अंदर इनपुट पावर गया। अब बात करते हैं मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, इसके अंदर कितना होगा। तो अगर इसमें से क्या करिए, इनपुट पावर में से इसका कॉपर लॉस और इसका कॉपर लॉस जो इसके अंदर रेजिस्टेंस है, दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं मतलब इनपुट पावर में से IA स्क्वायर RA, IA स्क्वायर SH, मतलब दोनों फील्ड रेजिस्टेंस आर्मेचर रेजिस्टेंस के लॉसेज को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आपने क्या पाया, IL इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हैं IS प्लस IA। तो यहाँ से आप देख सकते हैं IL इक्वल टू हमने यहाँ ये लिख दिया और ये दोनों को एज इट इज हमने लिख दिया। अब आपने देखा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आया और इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आया और ये एज इट इज हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब आपने ये पाया कि इन दोनों में इसको तो एज इट इज हमने लिख दिया और यहाँ पर VT को हम क्या लिख सकते हैं, VT को यहाँ से EB प्लस IA है, तो VT को हमने EB प्लस IA RA इंटू IA और ये ऐसे लिख दिया, जी ऐसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पर इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई करने का हमने यहाँ लिख दिया और इसको हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया और ये चीज़ हमने यहाँ लिखा और इसको हमने लास्ट में सबसे लिख दिया। अब आपने ध्यान देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये पावर है, किसका पावर है, इसका पावर है, और ये किसका पावर है, ये भी इसी का पावर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा, EB इंटू IA। तो इसके पास मैकेनिकल पावर डेवलप कितना होगा, EB इंटू IA के बराबर होगा। अब बात करते हैं कि ये मोटर कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये मोटर वहाँ पर प्रयोग किया जाए जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब किस कंडीशन में जो मैकेनिकल पावर, जो मोटर में मैकेनिकल पावर होता है वो कब मैक्सिमम डेवलप्ड होगा। तो हमें पता है कि पावर इक्वल टू ये क्या हुआ, PM इक्वल टू लिख सकते हैं मैकेनिकल पावर इक्वल टू VT माइनस IA प्लस IA स्क्वायर RA। ये आपको यहाँ से भी मिल जाएगा मैकेनिकल पावर से। ऐसे भी आपने क्या किया, जो ये समझते हैं, तो जो इसके अंदर पावर डेवलप हुआ इसके अंदर ये आपका इनपुट पावर था, ये जो इसके अंदर मैकेनिकल पावर हुआ EB इंटू IA हुआ था, EB इंटू IA हुआ था जो किसके बाद VT माइनस IRA के बराबर था। उसमें हमने क्या कर दिया, कॉपर लॉस को माइनस कर दिया। तो यहाँ से अगर आप IA के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो ये क्या जाएगा, ये VT हो जाएगा, ये क्या होगा 2IA इंटू RA। हमने इसको क्या कर दिया, इक्वल टू 0 बराबर कर दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा, IA इंटू R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VT अपॉन 2। यहाँ से आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हमें फार्मूला पहले से पता है, VT इक्वल टू EB प्लस IRA होता है, जैसा आप ऊपर भी देख चुके हो कि VT बराबर EB प्लस IRA होता है। अब इसकी वैल्यू हम क्या कर दिए, यहाँ पर पुटअप कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, IRA की जगह आप क्या रखेंगे, VT अपॉन 2, तो EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT अपॉन 2,
अर्थात क्या हो गया, जब EB की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज का क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर डेवलप्ड होगा किसमें, आर्मेचर वाइंडिंग में। तो लेकिन ये कंडीशन कभी आती नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा प्रैक्टिकली कि जब मैक्सिमम पावर डेवलप होगा तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाती है, इसलिए ऐसा अप्रोच नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं जनरेटर की, बात करते हैं शंट जनरेटर की बात करते हैं। शंट जनरेटर में सेम फार्मूला हो जाएगा, ये आपने पहले अभी पढ़ चुके हैं, IA इक्वल टू क्या ले, IL प्लस IS। यहाँ से आप देख सकते हैं EG इक्वल टू लिख सकते हैं VT प्लस IARA। एग्री, आप कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप कितना हुआ, EG इंटू IA, इसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप हुआ। अब ये इलेक्ट्रिकल पावर इसको लोड को कितना डिलीवर्ड होगा, पावर डिलीवर्ड टू लोड। अब क्या करेंगे, जो इनपुट पावर था उस पे से दोनों लॉसेस क्या कर दें, माइनस कर दें, फील्ड का लॉसेस माइनस कर दें और आर्मेचर रेजिस्टेंस का लॉसेस माइनस कर देंगे। तो ये क्या निकल के, आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो इन दोनों में अगर ध्यान दीजिए तो IA क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो ये EG होगा, ये RA होगा, एज इट इज हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे EG माइनस IARA को क्या लिख सकते हैं, EG माइनस IARA को क्या लिख सकते हैं, VT लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या लिख दिया, VT लिख दिया। IA इसको हम एज लिख दिया। अब यहाँ पर IA को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, IA को लिख सकते हैं IL माइनस ISS, सॉरी IA को IL प्लस ISS हमने लिख दिया। तो ये लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चल जाएगा VT IL और ये क्या हो जाएगा VT ISS और I स्क्वायर SS प्लस RSS। आप ध्यान दीजिए VT ISS मतलब टर्मिनल वोल्टेज ये क्या होगा, पावर होगा किसका, इसके अंदर पावर जो लॉसेज होगा, और I स्क्वायर RSS क्या होगा, ये भी इसी के अंदर जो पावर लॉस है, मतलब दोनों चीज़ क्या है, ये और ये चीज़ दोनों इसको बता रही है। और दोनों क्या है, पॉजिटिव निगेटिव के साथ है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अतः जो इसको लोड को पावर डिलीवर्ड होगा वो क्या होगा, VT इंटू IL होगा। अब हम बात करते हैं कि ये इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसका प्रयोग शॉर्ट जनरेटर का प्रयोग शॉर्ट डिस्टेंस में सप्लाई भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जहाँ पर जैसे मुझे अगर बैटरी को चार्जिंग करना हो तो क्वेश्चन उठता है कि सीरीज जनरेटर से चार्ज करें कि शंट से चार्ज करें। तो इसका आंसर होगा, अगर इस कंडीशन में चूँकि बैटरी और जनरेटर दोनों अगल बगल हैं इसलिए उसको हम लोग शंट जनरेटर से उसको चार्ज करेंगे। मतलब इसको शंट जनरेटर का प्रयोग हमेशा लो डिस्टेंस में पावर डिलीवर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड एक्साइटेड मशीन। अब बात करते हैं कंपाउंड एक्साइटेड मशीन क्या होता है। जिस मशीन में सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों को आर्मेचर से कनेक्ट किया होता है उसे कंपाउंड एक्साइटेड मशीन कहते हैं। मतलब जिस मशीन में सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड मोटर बोलते हैं। अब बता, कंपाउंड मोटर को फील्ड के आधार पर दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मशीन, एक है डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मशीन। क्यूमुलेटिव मीन्स क्या होता है, एडिशन, मतलब जोड़ना। तो क्या हुआ है, जब फील्ड सीरीज फील्ड और शंट फील्ड का जो फ्लक्स है दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, अतः दोनों क्या हो जाए, जुड़ जाएं, उस वाइंडिंग उस मोटर को या उस मशीन को क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मशीन कहते हैं। अर्थात जब डीसी मशीन के दोनों फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स की दिशा सेम होती है उसे क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मशीन कहते हैं। अर्थात इसमें ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। आप देख सकते हैं कि इसका फील्ड की दिशा और इसका फील्ड की दिशा क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रहा। अब देखिए जो ये पोल होता है, पोल का कोर होता है, इसमें भी देखिए टर्न्स का जो सेम, दोनों इसकी करंट की दिशा सेम है और इसके भी करंट की दिशा क्या है, सेम है। मतलब शंट के करंट की दिशा और सीरीज की करंट की दिशा क्या है, दोनों सेम है। तो दोनों द्वारा जो फ्लक्स निकलेगा, इसके द्वारा जो फ्लक्स निकल रहा फाई एस ई और इसके द्वारा जो फ्लक्स निकल रहा फाई एस एच, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, अतः दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब बात करते हैं, आप ऐसे इसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे आई एस एच इक्वल टू ये आ जाएगा और आई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये आई एल इक्वल टू यहाँ से आई एल बोलिए चाहे आई एस ई दोनों सेम है, आई ए प्लस आई ए, ये जो आई ए हो जाएगा और ये आई एस एच हो जाएगा।
Eg इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पीछे हमने ऐसे लिखा था Vt प्लस IA RA प्लस RSC। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, तो इसका भी प्रयोग वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है। अब आप बोलेंगे सर शंट मशीन में भी आपने यही बोला, शंट मोटर में भी यही बोले कि जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड चाहिए। तो अगर हम बात करें शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में कि किसकी स्पीड ज़्यादा कहाँ एक्यूरेट कांस्टेंट मिलता है, तो कंपाउंड मोटर में जो स्पीड होती है वो कंपेरेटिवली शंट से ज़्यादा कांस्टेंट मिलती है। अब बात करते हैं, अगर एक एग्जाम में MCQ आता है कि किस मोटर का स्पीड कांस्टेंट होता है, DC शंट मोटर का, DC कंपाउंड मोटर का, सीरीज मोटर का, तो उसका आंसर होगा DC कंपाउंड मोटर का। अगर DC कंपाउंड मोटर नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में DC शंट मोटर पर हम सही मानेंगे कि उसका स्पीड कांस्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं सीरीज कंपाउंड जनरेटर की बात करते हैं। कंपाउंड जनरेटर में भी क्या है, आप क्या अब इसमें क्या करेंगे, इसमें को आप प्राइम मूवर से घुमाएंगे। अब इससे जो करंट निकलेगी दो भाग में डिवाइड हो जाएगी, एक होगा ISH और दूसरा होगा IL। तो यहाँ से आप देख सकते हैं IA इक्वल टू IL प्लस ISH, और करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, ISH इक्वल टू VT अपन RSH, और जो जनरेटेड वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगा, EG इक्वल टू VT प्लस IA RA प्लस RSC, जैसा हमने देखा था। अब बात करते हैं इस डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर क्या होता है, जब DC मशीन के दोनों फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स की दिशा अपोजिट होती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी करंट की दिशा क्या है, देख रहे हैं इधर है, और इसकी करंट की दिशा क्या है, इधर है। तो मतलब इसका फाई SH क्या होगा, अगर मान लेते ऊपर है तो फाई SE क्या होगा, वो क्या होगा, नीचे होगी। तो दोनों क्या है, अपोजिट दिशा में है। अतः इसको हम क्या बोलते हैं, दोनों जो रिजल्टेंट होता है, दोनों के जो फ्लक्स का रिजल्टेंट होता है दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड DC मशीन। वो DC मशीन मोटर भी हो सकता है और जनरेटर भी हो सकता है। अब बात करते हैं, पहले मोटर की बात करते हैं कि ये आप मोटर का तो आप डायग्राम समझ ही गए होंगे। अब ये क्वेश्चन उठता है कि डिफरेंशियल मोटर कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो इसका कहीं पर प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आप सोचेंगे क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपने देखा फाई रिजल्टेंट इक्वल टू फाई SH माइनस फाई SE। आप गलती से कभी भी इसको फाई SE माइनस फाई SH नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात करेंगे जब आप मोटर में क्या करेंगे, लोड बढ़ाएंगे तो फाई SH तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन फाई SE क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जो फाई SE बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, तो धीरे धीरे फाई रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और किसी समय अगर जीरो हो जाएगी, किसी टाइम अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगी। इस कंडीशन में जो EB की वैल्यू क्या हो जाएगी, EB क्या होता है Kn फाई, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब EB जीरो हो जाएगा तो क्या होता है, फार्मूला में मालूम है, EB इक्वल टू क्या होता है, VT माइनस IA RA। तो यहाँ से ये जब जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी, तो यहाँ से EB इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इफ अगेन बताते हैं, सॉरी, VT इक्वल टू होता है मोटर के लिए, हम मोटर की बात करें, VT बराबर होता है EB प्लस IA RA। तो यहाँ से EB जब जीरो हो गया तो IA की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, VT अपान RA। तो इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इसका जो आर्मेचर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसीलिए डिफरेंशियल मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं जनरेटर का। जनरेटर क्या होता है, डिफरेंशियल जनरेटर हमेशा डिफरेंशियल जनरेटर को हमेशा वेल्डिंग मशीन में यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में आपका आर्मेचर जलने नहीं पाता है, इसलिए इसको जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं एक्साइटेड मशीन कनेक्शन। एक होता है लॉन्ग शंट, दूसरा होता है शॉर्ट शंट। मतलब लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में क्या होता है, केवल कनेक्शन का होता है। यहाँ पर क्या होगा, इसकी लंबाई क्या है, बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए क्या है,
क्योंकि जो शंट की लंबाई क्या होगी, बड़ी होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग शंट। और शॉर्ट शंट में आपने देखा, शॉर्ट शंट में इसकी लंबाई जो फील्ड की जो लंबाई है वो क्या है, छोटी है, इसलिए इसको शॉर्ट शंट बोलते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।